परमिशन दी जा सकती है और भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि किसी पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भारत के 135 करोड़ रहने वाले लोगों में से 110 करोड़ लोग जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, उनको गाली दे। पाल को भी अधिकार मिले, लोहार को मिले, कुम्हार को मिले, केवट को भी मिले, मल्ला को भी मिले, निषाद को भी मिले, पटेल को भी मिले, पासवान भाई को भी मिले, गौतम को भी मिले, विश्वकर्मा को भी मिले, एक को क्यों मिले? अगर ये आवाज उठाना मनोज पांडे के लिए पाप है या अभिशाप है, या मनोज पांडे इसके लिए गद्दार कहे जाएं, हमें स्वीकार है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मनोज पांडे जी हैं, जो कि आप जानते होंगे एक जुझारू नेता, काफ़ी अच्छे नेता रहे हैं। सपा में भी जिस तरह से इनका कार्यकाल रहा काफ़ी सराहनीय रहा। सर, देखा जाए लंबे समय से 2004 में भी आप रहें, फिर इसके बाद से जो है और नेक्स्ट सरकार में उसमें जो है आप फिर रहें 2012 से 17 तक के उसमें रहें, तो आपके कार्यकाल में मंत्री भी रहें और एक तरह से समाजवादी पार्टी में दूसरे एक बड़े नेता में गिनती होती थी। क्या कारण रहा सर पहली बात कि आप छोड़ दिए? अखिलेश यादव आज देख रहे हैं जिस तरह से ट्वीट करके वो एक बता रहे हैं कि जो है 7 में से 3 विधायकों को वो निष्कासित कर रहे हैं, ट्विटर पे लिख रहे हैं, और आपके लिए तो खास तौर से वो कह रहे हैं कि उन्होंने गद्दारी किया है। तो ये किस तरह से इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बहुत लंबा समय हमारा समाजवादी पार्टी के साथ रहा, और लंबा कह सकते हैं, हाँ पूरा भी कह सकते हैं। 30 साल हमारा समाजवादी पार्टी में संघर्षों का हमारा सफर रहा, और समाजवादी पार्टी को पल्लवित, पोषित और मजबूत करने में उस समय से लेकर के जब आदरणीय नेताजी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिनको हम लोग सम्मान से धरतीपुत्र मुलायम सिंह जी कहते थे, और समाजवादी पार्टी मजबूत हो, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को पार्टी न्याय दे सके, ये संघर्ष हम लोगों ने लंबे समय तक आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में किया, और वो राह कोई आसान राह नहीं थी। हम लोग कांटों पे चल करके संघर्ष करके राजनीति किया है, और वो कांटों के जख्म आज भी हम लोगों के पैरों पे हैं। अब ये तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार लोगों को निश्चित रूप से मनन करना चाहिए कि क्या कारण था कि 30 साल एक दल में रहने के बाद समाजवादी पार्टी का छोड़ने का नंबर आया। ये ठीक बात है कि समाजवादी पार्टी के 2004 और 12 की सरकारों में मैं मंत्री रहा, पार्टी के संगठन में विभिन्न पदों पर रहा, पार्टी में मुख्य सचेतक रहा, लेकिन कभी कभी पद बहुत माने नहीं रखता, विचारधारा माने रखती है, व्यक्ति की अंतरात्मा माने रखती है, व्यक्ति के सिद्धांत माने रखते हैं। किस दल को ये परमिशन दी जा सकती है और भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि किसी पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भारत के 135 करोड़ रहने वाले लोगों में से 110 करोड़ लोग जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, उनको गाली दे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, उनकी आस्था पर चोट करे, भगवान प्रभु राम को गाली दे, माता सीता के बारे में शब्द बोले, हिंदू देवी देवताओं पर आघात करने का काम करे, ये कैसे स्वीकार किया जा सकता? और ये अधिकार किसने दिया? यही मैं पूछता था समाजवादी पार्टी के अपने शीर्ष नेताओं से कि एक वो व्यक्ति जिसका नाम स्वामी प्रसाद मौर्य है, जो ऊंचा हार से 2 बार वहाँ की जनता ने उसको धूल चटाने का काम किया, और जब वो कुशीनगर लड़ने गया तो किस तरीके से बुरी तरीके से जनता ने उसको उसकी हैसियत बताने का काम किया। वो व्यक्ति आता है, भगवान प्रभु राम के चरित्र के बारे में आक्षेप करता है, माता सीता के बारे में आक्षेप करता है, जातियों को गाली देने का काम करता है, जात को जात से लड़ाने का काम करता है। तो कोई नई चीज नहीं है। मैंने उस समय वहां रह करके भी इसका सार्वजनिक विरोध भी किया, और अपने पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बारे में अपने सुझाव, अपने विचार समय समय पर दिए, और इसके होने वाले नुकसान से भी उनको आगाह किया कि भारत के लोकतंत्र में कोई किसी की आस्था पर, किसी के धर्म पर चोट नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब मैंने एक बार उसने बयान दिया तो उस बयान के बाद पार्टी ने उसको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। जब उसने दूसरा बयान दिया तो उसे विधान परिषद का सदस्य बना दिया गया, हारे हुए व्यक्ति को। ये मुझे स्वीकार नहीं था, और न तब स्वीकार था न आज स्वीकार है। हमारी आस्था ये हमारा व्यक्तिगत विषय है। डेमोक्रेसी में और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इसको पल्लवित और पोषित करता है, इस पर चोट करने का अधिकार किसी को नहीं है। और पद और प्रतिष्ठा
वो इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम पद और प्रतिष्ठा पे बैठ करके अपने ऐशो आराम का साधन बनाएं। पद और प्रतिष्ठा हम लोगों के लिए है, गरीब की मदद करने के लिए, कमजोर के लिए लड़ने के लिए, शोषित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए, क्षेत्र का विकास कराने के लिए, न्याय के पक्ष में पूरी दृढ़ता और मजबूती से 30 साल खड़े होने का मनोज पांडे का इतिहास है। रही बात आपने कहा गद्दार, ये तो 30 साल में समाजवादी पार्टी ने 1000 मंचों माइकों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज पांडे के कार्यों की सराहना किया। न जाने कितने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव आए होंगे जिसमें मनोज पांडे ने उसका नेतृत्व किया। और अगर भगवान राम के पक्ष में खड़े होने पर सारी जातियां एक रहें और सारी जातियों को हक मिले, ये बात कहने पर पाल को भी अधिकार मिले, लोहार को मिले, कुम्हार को मिले, केवट को भी मिले, मल्ला को मिले, निषाद को भी मिले, पटेल को भी मिले, पासवान भाई को भी मिले, गौतम को भी मिले, विश्वकर्मा को भी मिले, एक को क्यों मिले? अगर ये आवाज उठाना मनोज पांडे के लिए पाप है या अभिशाप है, या मनोज पांडे इसके लिए गद्दार कहे जाएं, हमें स्वीकार है। लेकिन आप बताइए, एक गांव हो जिसमें 5 लोग खीर पूड़ी खाएं और 95 घर के लोग भूखे मरे, ये मनोज पांडे को स्वीकार नहीं था। ये कौन सी समाजवादी विचारधारा है? समाजवादी विचारधारा जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने शुरू किया था, जिसको पल्लवी तो पोषित करने का काम छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा जी ने किया। ये कौन सी दूसरी विचारधारा आ गई? एक ऐसी विचारधारा जिसमें समाज में एक व्यक्ति खाए और पूरे समाज के अन्य जाति के लोग वो भूखे मरे। अगर हम इस पे सवाल करें कि सरकार में जब आप सत्ता में रहें तो आंधर बाटे रेवड़ी आपन आपन दे, फिर एक ही जात के लोगों को केवल पल्लवी तो पोषित किया जाए और बाकी जो पिछड़े समाज के लोग हैं, लोहार का बच्चा क्या करेगा, पाल का बच्चा क्या करेगा, लोधी का बच्चा क्या करेगा, मौर्य का बच्चा क्या करेगा, केवट मल्ला निषाद नाई सविता निर्मल इनके बच्चे क्या करेंगे, हमारे पासी समाज के बच्चे क्या करेंगे? वो भी तो पढ़ते हैं, वो भी तो गेहूं और धान बेच करके उनके माता पिता उन्हें पढ़ा रहे हैं, नौकरी एक को दे दी जाए। और जब आप सत्ता से बाहर हो तो आप कह दीजिए कि सब आ जाइए, सब हमारी मदद करिए। ये हमारी इंसाफ की बात है। अगर ये कहना अन्याय है, ये कहना पाप है, ये पाप मैं करता रहूंगा। मैं कहता हूं किसी एक जगह हम थोड़ा सा रुकना चाहेंगे। उन्होंने एक शब्द और लिखा है कि हम समय दिए थे आप लोगों को, वो बता रहे हैं कि हृदय परिवर्तन हो जाएगा, इसके बाद से कहीं ना कहीं वो अपने तरफ शामिल होने की बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो उनका कहना है कि हृदय परिवर्तन नहीं हुआ तो इसलिए हम निष्कासित भी कर रहे हैं। तो ये सवाल आप उनसे पूछिए जिन्होंने उनसे समय मांगा हो और जिनको उन्होंने समय दिया हो। हमने तो ना कोई समय मांगा ना हमने कोई समय दिया। मैंने इसका सीधे उनसे विरोध किया, किसी मध्यस्थता से नहीं। मैंने सीधे उनसे अनुरोध, विनम्रता पूर्वक मैंने उनसे कहा। मैं सम्मान करता हूं उनका, आज भी करता हूं उनका सम्मान। मैंने उनसे सीधे कहा, एक बार नहीं कहा, 1 दर्जन बार हमारी उनकी बात हुई। हमने विनम्रता पूर्वक कहा कि आज ये हो रहा। जो विधानसभा के अंदर एक व्यक्ति जो किसी की कृपा पर गया हो विधान परिषद में, वो कहे सनातनी ढोंगी हैं, वो कहे कि हिंदू मानने वाले लोग ढोंगी हैं, ये कहते हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो मेरे माँ बाप की प्रतिष्ठा क्यों नहीं कर लिया? मैंने इसका जवाब उसी दिन इन हाउस दिया था। तो मैंने उसका कोई आज नई चीज नहीं, मैंने उस समय भी इसका प्रतिरोध किया था। और मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूं और उनसे भी कहना चाहता हूं, राजनीति हमारा पेशा नहीं है, पद प्रतिष्ठा पे रहना हमारा शौक नहीं है। हम राजनीति में इसलिए हैं कि उस गरीब व्यक्ति को जिसको आज तक न्याय नहीं मिल पाया है, उस कमजोर व्यक्ति को जिसको छत नहीं मिल पाई है, उस अछूते गांव को जहां भी सड़क नहीं बन पाई है, वो कमजोर पूर्वा जहां का उस मजरा जिसमें अभी बिजली की लाइट नहीं पहुंच पाई है, हम उसके लिए पैदा हुए हैं। इसी काम को हमें जीवन में करना है। अन्याय किसी के साथ होने नहीं देंगे। और हम ये नहीं कहते कि आज हम सत्ता में हैं तो अपने परिवार के लिए करें, अपनी जात के लिए करें, और जब हम विपक्ष में रहें कहीं सब लोग मदद करें। हम एक रूप लेकर के चलते हैं और हम उन लोगों से सवाल करते हैं कि सिपाही की भर्ती पर क्यों आरोप लगा, सचिवालय की भर्ती पर क्यों आरोप लगा, सिंचाई विभाग की 43,000 की भर्ती पर क्यों आरोप लगा, सहकारिता की 19,000 भर्ती पर क्यों आरोप लगा, पशुपालन की 11,000 की भर्ती पर क्यों आरोप लगा, लोक सेवा आयोग पर क्यों आरोप लगा? क्या वो बच्चे, उन माँ बाप ने जिन्होंने गेहूं धान बेच करके उनको पढ़ाया था, जिन्होंने पुलिस की तैयारी किया था, जिन्होंने 6-6, 8-8 किलोमीटर रोज दौड़ा था, जिन्होंने सर्दी की ठिठुरती हुई रातों में प्रैक्टिस किया था, वो टकटकी लगा करके देख रहे थे कि नंबर हमारे ज़्यादा हैं, फिटनेस हमारी ज़्यादा है, काश
मैं भी सिपाही बन पाता, मैं भी लेखपाल बन पाता और अपने माँ बाप का, बूढ़े माँ बाप का सहारा बन पाता। लेकिन जात के नाम पर वो नहीं बन पाए, इसलिए वो लोधी थे, इसलिए वो पटेल थे, इसलिए वो कुम्हार थे, इसलिए वो कहार थे, इसलिए वो प्रजापति थे, इसलिए वो ब्राह्मण थे, इसलिए वो क्षत्रिय थे, इसलिए वो सोनकर थे। इन नामों पर केवल उनको अगर नौकरी न दी जाए और हम इसकी बात उठाएं तो हम खराब व्यक्ति हैं, तो ऐसे खराब आदमी हमें स्वीकार है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। आपने कहा कि जैसे 2004 फिर 12 इसमें दोनों उनके जो है सरकार जो बनी उसमें आप लंबे समय तक मंत्री रहे और एकाएक देखा गया कि आप ये मानते हैं कहीं ना कहीं कि जिस तरह से वो राम मंदिर पे सवाल उठाएं, तमाम ऐसे जो भारत की संस्कृति है उस पर वो सवाल उठाएं, तो अखिलेश यादव में ये परिवर्तन है इसलिए आपने छोड़ा? और वहाँ पे जब उस समय जब थे तो उस समय कहीं न कहीं नेताजी का एक तरह से जो है उनके गाइडेंस में चल रहा था सरकार, तो नेताजी के ये बिल्कुल विपरीत हैं क्या? देखिए, इस पर मैं कोई बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। समाज सबका अवलोकन करता है, सबका देखता है, उसका अपना मापदंड है और वो अपना निर्णय उसके हिसाब से देता है। अगर लोग समझते हैं कि किसी की नज़र हम पर नहीं है, तो जनता की नज़र थी। क्या कारण था कि 12 से 17 हम लोगों ने खून पसीना गिरा करके सरकार बनाई थी? और क्या कारण है कि जब 2017 में चुनाव होता है तो टिकट तो 403 बांटे थे, लेकिन जीत के 46 आए और ऊंचा हार की हमारी परिवार तुल्य जनता ने अपने बेटे मनोज पांडे को मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए क्षेत्र में फिर जिता करके भेजा। 403 तो नहीं जीते, आपने टिकट फिर दिया 22 में 403, लेकिन जीत करके तो 100 ही आए। लेकिन ऊंचा हार की हमारी परिवार तुल्य जनता ने फिर अपने बेटे मनोज पांडे को जिता करके भेजा। लोकतंत्र का कोई एक पैमाना है, कोई नॉर्म्स है, कोई मीटर है, तो वो जनता है। जो जनता निर्णय देने का काम करती। क्या कारण है? जिन नेताजी ने पार्टी को बनाने का काम किया था, तो जो पहला चुनाव हुआ था तो 134 जीत करके आए थे। हम कहाँ खड़े हैं आज? आज भी हम 46 के बाद 110 पर खड़े हैं। इसका आत्माकलन पार्टी को करना चाहिए। और याद रखिए, आप टीवी पर कुछ और बोलेंगे, आप करेंगे कुछ और। जो व्यक्ति न्याय की बात नहीं करेगा, याद रखिए, जो व्यक्ति न्याय की बात नहीं करेगा और न्याय पर स्टैंड नहीं करेगा, जनता उसे सब देख रही है। फतेहपुर में एक घटना घट जाती है, एक गरीब व्यक्ति के साथ उसको आत्महत्या करना पड़ता है। आप पहले उसके साथ खड़े होते हैं, उसके बाद जात के नाम पर आप उसमें केवल विध्वंस पैदा करने के लिए आप दूसरा स्टैंड लेते हैं। क्या उत्तर प्रदेश की जनता इसे देख नहीं रही है क्या? उत्तर प्रदेश की जनता है, सब जानती है, सब देखती है। और मैं बहुत विनम्रता से निवेदन पूर्वक उन लोगों से कहना चाहता हूँ, अखंड भारत है, विभिन्न जात, वर्ग, धर्म और जात भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। माफ़ करिए, अगर आप इसे ताकत नहीं दे सकते, इस एकता को मजबूत नहीं कर सकते, हाथ जोड़ करके विनती है आपके चैनल पर, इसे तोड़ने का काम ना करिए। वोट के नाम पर, वोट के नाम पर आग लगाने का काम ना करिए। काश ईश्वर आपको तब सद्बुद्धि दिया होता जब आप ताकत में थे, और ताकत में जब आप थे तो समाज के तमाम उन पिछड़े लोगों को, अन्य पिछड़े लोगों और दलित भाइयों को भी सम्मान दिया होता। अब लोग बात करते हैं पीडीए की। आदरणीय बहन जी, मायावती जी पीडीए में नहीं है क्या? स्टेट गेस्ट हाउस लोग भूल जाएंगे क्या? लोग भूल जाएंगे कि स्टेट गेस्ट हाउस में भारत की सबसे बड़ी दलित नेता, जिसने अपना पूरा जीवन एक मिशन के लिए दे दिया हो, वो पीडीए में नहीं है। क्या घटना घटी थी उनके साथ? तो मैं लोगों से निवेदन करूंगा, विनती करूंगा, कोई ऐसा काम मत करिए। बड़ी विनम्रता से कहना चाहते हैं, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के ऊपर कंकड़ नहीं उछाला करते हैं। कंकड़ उछालना बंद करिए। मनोज पांडे ने किसी के साथ धोखा नहीं किया। मैंने बहुत पहले अपने नेतृत्व को बता दिया था राज्यसभा में, जो संवैधानिक हमारा अधिकार है, हम अपनी आत्मा की आवाज़ पर वोट करेंगे, ये मैंने बता दिया था। मनोज पांडे ने 1 बजे वोटिंग किया है, 7:03 सुबह पे हमने अपना ऑफिशियल इस्तीफा दे दिया था, और इस्तीफा आप सबके चैनलों में चला है। मैंने कोई चोरी से नहीं कोई काम किया। और किया क्यों? मैं आज फिर कह रहा हूँ, जहाँ भगवान प्रभु राम को गाली दी जाए, दुर्गा माता को गाली दी जाए, गंगा मैया को नाला कहा जाए, आस्था पर चोट किया जाए, हमारे अन्य पिछड़ी जितनी जातियां हैं इनको सम्मान न दिया जाए, चाहे हमारा, हमने फिर कहा आपसे, लोधी को कितनी सिपाही भर्ती में हो गए, पटेल कितने हो गए, कुम्हार कितने हो गए, कहार कितने हो गए, प्रजापति विश्वकर्मा कितने हो गए, पासी भाई कितने हो गए, रैदास कितने हो गए। आज वो ढूंढते हैं कि हमें क्यों नहीं नौकरी मिली, हमने भी दौड़ा था, हमने प्रैक्टिस किया था। तो आप जब बाहर रहिए सत्ता से, तो आपको सबका साथ चाहिए।
जब सत्ता से बाहर में आ जाइए तो केवल अपना विकास चाहिए, ये नहीं चल पाएगा। अब तो मोदी जी का ही नारा चलेगा, सबका साथ सबका विकास। राशन मिल रहा तो सबको मिल रहा, सपा के लोगों को भी मिल रहा है। अगर किसान सम्मान निधि मिल रही है तो सबको मिल रही है, सपा के लोग भी ले रहे हैं आगे की पंक्ति में खड़े होकर के। शौचालय आवास मिल रहा तो सबको मिल रहा है, नल से पानी मिल रहा टोटी टोटी तो सबको मिल रहा। इसी को कहते हैं सबका साथ सबका विकास। काश इसका अनुसरण करना चाहिए आप। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से मनोज पांडे जी ने साफ कर दिया है कि अच्छे विचारधाराओं के साथ मैं जुड़ा हूं और कहीं ना कहीं उनकी विचारधाराएं सही नहीं थे, चाहे जनता के लिए हो, चाहे उनके और पार्टी के दल के नेता के लिए हो। यही कारण रहा कि वो छोड़ दिए। इतने लंबे समय से साथ में रहने के बावजूद भी भाजपा के साथ इसलिए आए, भाजपा की कुछ नीतियां जो है मनोज पांडे को भा गया था और मनोज पांडे ने ये फैसला सही समय पे किया कि हमें भाजपा की तरफ जाना चाहिए। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज़ के लिए।